नमस्ते दर्शकों। आपका स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में जिसका नाम है द स्लिप कॉर्डन। आज हम बात करेंगे कैलकाटा और हैदराबाद के बीच जो मैच हुई उसके बारे में। हमारे बीच है कुशाग्र असवानी और रेहान पटेल जो अपनी विशेष टिप्पणी देंगे इस मैच के बारे में। शुरुआत करेंगे रेहान से। रेहान भाई, अगर आपको हिंदी समझ आती है या उर्दू, जैसे भी आप चाहें। जी, थैंक यू सो मच। दोनों ठीक है, दोनों वेल टू डू है। मैच आज का इतना कुछ ग्रेट नहीं था। इफ यू सॉ दैट, जो सनराइजर्स की बैटिंग थी उसमें इंटेंट था ही नहीं। पहले फर्स्ट ओवर में ही जब आप विकेट दे बैठते हो तो फिर जो प्रेशर है 200 चेस करने का, वो डिफिकल्ट होता है बिकॉज यू हैव टू स्कोर 10 रन्स पर ओवर। करेक्ट। एंड वही है कि जब आपका प्लेयर्स ईशान किशन एंड द रेस्ट ऑफ द टीम दे आर नॉट इन फॉर्म, तो फिर वो बन नहीं पाएगा। करेक्ट। सो अगर बात करें, अगर शुरुआत से देखने जाए तो जब कैलकाटा की बैटिंग की बात करें तो जैसे ही क्विंटन डिकॉक और सुनील नारायण आउट हुए, उनकी परिस्थिति बहुत खराब थी और वो लोग 25 या 30 रन पे 2 विकेट थे। तो अगर बात करें, अगर कप्तान अजिंक्य रहाणे की और जो यंग खिलाड़ी है, रघुवंशी। उन दोनों ने मिलके अच्छी साझेदारी करी। दोनों ने 60 या 70 रन की साझेदारी करी और रहाणे अच्छे टच में लग रहे थे जब तक वो आउट हुए। अंक्रिश भी अच्छे लय में लग रहे थे, उन्होंने 50 रन मारे। बट अगर बात करें, जो सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस थी केकेआर के साइड से, वो थी वेंकटेश अय्यर की। कल के वीडियो में मैंने कहा भी था कि प्लेयर टू वॉच आउट फॉर मेरे तरफ से रहेंगे वेंकटेश अय्यर। और उन्होंने आज 60 रन जड़े। और आई थिंक टुवर्ड्स द एंड जब वो केकेआर की टीम को 25-30 रन ज़्यादा चाहिए थे तो मोमेंटम उन्होंने ही प्रोवाइड किया और रिंकू सिंह ने भी अच्छा कमबैक किया। तो कल एक हमारे शख्स थे हमारे पैनल पे जिन्होंने जोक मारा था, जो हमने एडिट कर दिया था, 20 लाख रुपए वाला। सो अब मैं उनसे पूछना चाहूंगा कि क्या करें, अब हम 20 लाख दे उन्हें या प्रॉपर जो उन्होंने कमाया है वही दे, क्या करें। तो मेरा मानना यह है कि अभी भी वो अपनी पूरी लय में नहीं दिख रहे हैं। पिछले 3 मैचेस में भी उन्होंने कुछ खास प्रदर्शन नहीं दिखाया अपना, और ये मैच में भी उन्होंने अपना समय लिया सेटल होने में। पहले 15 गेंद अगर उनकी देखे तो उनको थोड़ा सेटल होने में टाइम लगा, उसके बाद उन्होंने अपनी लय पकड़ी। छक्के चौके जड़े। एंड सिमिलरली अगर वेंकटेश अय्यर की पारी देखी जाए तो उन्होंने भी शुरू में सेटल होने में समय लिया, एंड देन बाद में डेथ ओवर्स में उन्होंने अच्छे रन्स जड़े लास्ट के 2 ओवर में, और दैट एक्चुअली मेड द डिफरेंस इन द एंड। सो अगर ऐसे ही परफॉर्मेंस करते रहे केकेआर के लोअर मिडिल ऑर्डर तो काफी फायदे में रहेंगे केकेआर की टीम। और सिर्फ मिडिल ऑर्डर से कंट्रीब्यूशन की जब ये नहीं रहेगी, टॉप ऑर्डर को भी उतना ही अच्छा कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा, क्योंकि हर मैच में आपका लोअर मिडिल ऑर्डर कंट्रीब्यूट मतलब आप एक्सपेक्ट करोगे कि करे तो वो शायद मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए क्विंटन डिकॉक और सुनील नारायण। रहाने जैसे खिलाड़ियों को भी अपना जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। और अगर बात करें बॉलिंग की, जब 200 रन हो बैंक में और बॉलिंग के लिए आप उतरे हो, जबकि पिछले मैच में डिफेंड करने के लिए सिर्फ 120 रन थे, और आज खुद के होम ग्राउंड में जब 200 रन थे और सामने ट्रेविस हेड हो और सेकेंड बॉल पे ही उनको आउट कर दिया जाए, तो कितना मोमेंटम मिलता है, कितना कॉन्फिडेंस मिलता है बॉलिंग टीम को। अगर उसकी बात की जाए तो केकेआर की शुरुआत बहुत अच्छी रही थी बॉलिंग वाले टाइम की। और अगर फिर आए हैदराबाद की बात करने पे, तो हैदराबाद की बैटिंग लाइनअप पिछले 3 इनिंग से अब लड़खड़ा रही है और उनकी बैटिंग में वो मजबूती नहीं दिख रही जो पिछले सीजन में दिख रही थी। सो अगर आप दोनों में से कोई एक अगर उस बारे में बात करना चाहे तो। देखिए, उनका फॉर्म में होना भी बहुत जरूरी है। फॉर्म में नहीं लग रहे हैं बहुत सारे प्लेयर्स। एंड मेरे को टीम सिलेक्शन पे भी थोड़ा क्वेश्चन मार्क है। जब आपके पास एडम जाम्बा जैसे वर्ल्ड क्लास स्पिनर है मौजूद, तो आप उन्हें क्यों नहीं खिला रहे हो, वो समझ से बाहर है थोड़ा। अ, ऐसे विकेट पे जहाँ पे जीशान अंसारी ने अच्छी बॉलिंग की एंड बाकी के फास्ट बॉलर आपके रन्स के लिए जा रहे थे, तभी एक इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पे आपको जैम्बा को लाना चाहिए था जो कंट्रोल कर पाता मिडिल फेज में गेम।
और थोड़े विकेट्स चटका पाता, एंड 200 रन से कम होते, इतने नहीं करेक्ट। बनते। तो वहां पे आपने मेंडिस को लाके गलती की, एंड क्लासेन को मेंडिस के नीचे भेजना, मुझे बैटिंग ऑर्डर में वो समझा नहीं। थोड़ा आउटडेटेड सा अप्रोच था उनका वहां पे। करेक्ट। सो मेरा ऐसा मानना है कि मेंडिस को, रेहान ने बिल्कुल सही बोला कि मेंडिस को लाके उन्होंने गलती की, बिकॉज ऑलरेडी उनका जो बैटिंग ऑर्डर है काफी हैवी है। मतलब अगर आप रिस्पॉन्सिबिलिटी ले तो आप ये टारगेट इजीली चेस कर सकते थे, और पैट कमिंस ने भी पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में यही कहा कि इट वाज अ गेटेबल टोटल। ऐसा नहीं था कि 240 आप चेस कर रहे थे। हम्म। और कोलकाता की पिच पे इतना डिफिकल्ट नहीं होता है। हाँ, बॉल थोड़ी रुक के आ रही थी बैट पे जब केकेआर बैटिंग कर रही थी। बट आप अगर आप अपने आप को अप्लाई करते पिच पे उस टाइम पे, थोड़े आप 3-4 ओवर सेटल होके खेलते शुरू में, तो शायद स्कोरबोर्ड थोड़ा अलग होता पार प्ले का। बट अगर आप शुरू में ही 9 रन पे 3 विकेट गंवा देंगे तो आपकी पार्टनरशिप बिल्ड करने में आपको काफी दिक्कत आ जाएगी, और उस हिसाब से फिर आपका जो लोअर मिडल मिडल ऑर्डर है उस पर ज्यादा प्रेशर बनेगा। और यही हुआ आज, और वो कोलैप्स कर गए। अगर बात करें बैटिंग लाइनअप की तो जब हमने फर्स्ट मैच में देखा कि उनकी उनके टॉप थ्री तीनों ने अच्छी बल्लेबाजी करी, बट उस मैच के बाद आई डोंट थिंक किसी ने भी अच्छी बल्लेबाजी करी है। और खास करके ईशान किशन ने, उन्होंने जो पहली मैच में सेंचुरी जड़ी थी उसके बाद मिला के 20 रन मारे रहेंगे या 30 रन मारे रहेंगे। तो एक चीज ये है कि अगर अगले मैच में सनराइजर्स हैदराबाद को वापसी करनी है इस टूर्नामेंट में, तो इट इज़ अ मस्ट विन गेम फॉर देम। कि अगर वो मैच वो नहीं हारते तो उनका सीजन पूरा लड़खड़ा जा सकता है। तो अगर मैं सुझाव दूंगा तो वो क्या कर सकते हैं, अनिकेत वर्मा जैसे अच्छे खिलाड़ी को जो पूरा इनिंग्स खेल सकते हैं, मोमेंटम बिल्ड कर सकते हैं, उनको नंबर 3 पे रखे और ईशान किशन को नंबर 4 पे रखे। क्योंकि अगर वो फास्ट बॉलर्स के सामने आउट हो रहे हैं वो स्पिनर्स को अच्छे से खेल सकते हैं। सो ये एक अप्रोच मैं देखता हूँ जिससे बैटिंग लाइनअप भी थोड़ा लंबा हो सकता है। आप अगर अनिकेत वर्मा को 3 पे डालते हो तो 4 पे ईशान किशन आते हैं, 5 पे नीतीश कुमार आते हैं, 6 पे क्लासन आते हैं, जिससे उनकी बैटिंग लाइनअप और मजबूत और लंबी हो सकती है। तो ये मेरा बात हुई। मानना है कि या अनिकेत वर्मा की जगह आप नीतीश कुमार रेड्डी को 3 पे बैटिंग करने के लिए भेज सकते हैं, बिकॉज नीतीश कुमार रेड्डी पहले भी आईपीएल में खेल चुके हैं और ये उनका डेब्यू सीजन नहीं है। अनिकेत वर्मा आपने आज भी देखा कि वो 10वें ओवर के बाद बैटिंग करने के लिए आए थे, और तब उनको कुछ हम्म। 120-130 रन चाहिए थे जीतने के लिए आखिरी 10 ओवर में। और उस प्रेशर में आके उन्होंने अपना विकेट गंवा दिया। तो मेरा ऐसा मानना है कि नीतीश कुमार रेड्डी ऐसे प्लेयर हैं जो प्रेशर ज्यादा अच्छे वे में हैंडल कर सकेंगे एट दिस स्टेज, रादर देन अनिकेत वर्मा। और और वो एक बेटर ऑप्शन हो सकता है। और अगर बात करें एसआरएच की गेंदबाजी की, तो उनके पास आज एक स्पिनर के अलावा कोई ज्यादा मतलब कोई स्पिन गेंदबाज था ही नहीं। उनके पास सिर्फ हर्षल पटेल था। तो अगर वो तुम्हारा एक लौता स्पिनर अगर इतना ठुक रहा है तो नहीं, क्या तो वही सेंस। मैंने पॉइंट वही तो तो पॉइंट बोला कि आपको मेंडेस लेना चाहिए जी था। तो फॉर सॉरी, मी, लैम्पा लेना चाहिए था। हाँ, तो जैम्पा तो होना ही चाहिए था। उसके अलावा भी मैं एक चेंज ये सुझाव करूंगा कि एसआरएच की टीम को हर्षल पटेल को रेस्ट देके जयदेव उनादकत को लाना चाहिए, क्योंकि ऐसी पिचेस पे उनकी गेंदबाजी ज्यादा अफेक्ट करती है। अच्छा, ऑफ स्पिनर के बदले में लेफ्ट आर्म ऑफ स्पिनर वैसा। यस, करेक्ट। करेक्ट। बट बैटिंग के लिए सिर्फ एक पॉइंट मैं बोलना चाहूंगा कि जी। जो बैटिंग लाइनअप आप लोगों ने सजेस्ट किया वो तो ठीक है, बट कहीं ना कहीं उनको थोड़ा अप्रोच का भी बदलाव करना पड़ेगा। क्योंकि अगर करेक्ट। आप पावर प्ले में इतना हार्ड इनिशियली खेलोगे, हम्म। तो क्या होगा कि दबाव आपके ऊपर आएगा एंड फिर आप स्कोर नहीं कर पाओगे। और इस साल वो हमने 250 260 वाली पारियां किसी भी मैच में नहीं देखी है, सिर्फ एक मैच में देखी गई थी। और उसके बाद वो स्कोर भी 200 आज लगभग 6-7 मैच के बाद पार हुआ है। तो इस आईपीएल में हमें वो पुराने आईपीएल 2017 18 19 वाली वाइब आ रही है जहां पे 170 180 बनाओ बट फिर भी वो चेज हो जाते हैं, बट 200 बनाने में फिर भी दिक्कतें आ रही है। तो ऑल इन ऑल आई थिंक अगर ये मैच की बात की जाए तो केकेआर ने काफी मेहनत करी, इनिंग्स बनाई, मोमेंटम गेन किया और फिर बॉलिंग में पूरा डोमिनेट किया। उनकी नेट रन रेट को बहुत अच्छा असर हुआ आफ्टर दैट बीटिंग अगेंस्ट मुंबई। तो एक अगर बात की जाए तो न्यूट्रली हो गया, उन लोग ने 7 ओवर से मैच हारी और आज 80 रन से मैच जीते। तो अभी वो लोग की पोजीशन काफी बेहतर है, 4 मैच में से उन्होंने 2 हारी है और 2 जीती है।
पर हैदराबाद की पोजीशन काफ़ी ख़राब हो चुकी है इस पॉइंट पे, 4 में से सिर्फ एक जीती है। तो ये बात हुई हमारे आज के मैच की। अब हम बात करेंगे कल के मैच की। कल हम जा रहे हैं नवाबों के शहर, जहां मुंबई और लखनऊ की आ, गेम खेली जाएगी। अगर हम लखनऊ की बात करें और ऋषभ पंत की बात ना करें तो ऐसे कैसे हो सकता है। उन्होंने 3 मैच में कुल मिलाकर 150 या 300 रन मारे होंगे, जितने भी मारे हैं मुझे बहुत देख के खुशी हुई है। तो सीधी सीधी बात पे आते हैं, कल क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए? क्या ऋषभ पंत और रोहित शर्मा दोनों रन मारेंगे? दोनों हट्टे कट्टे खिलाड़ी हैं, मस्त एकदम फैले हुए भैंसे जैसे। मेरा ये नाम कहना बड़े, है कि आप दर्शन हाँ बोलो छोटे। रहे। नहीं, मैं दाम वही कह रहा दाम था, बड़े, नाम बड़े। दाम बड़े दर्शन छोटे। और भी बहुत कुछ बड़ा होगा, लेकिन वही है कि वो खेल नहीं रहे। देखिए, वही करना पड़ेगा, और पिच डिफिकल्ट है, इजी नहीं है। यहाँ पे यहाँ पे रन स्कोर करना इजी नहीं है। देखिए, वही करेक्ट। है कि अगर आपको फॉर्म चाहिए तो एकाना जैसी विकेट पे बैटिंग करना थोड़ा ट्रिकी होता है इनिशियली। तो रोहित शर्मा के लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है, बट फिर वही है कि लखनऊ की गेंदबाजी में उतना अनुभव नहीं है। तो आपके पास जब वो अनुभव नहीं रहेगा तो रोहित शर्मा कैन बी हैंडफुल। और अगर बात की जाए लखनऊ के कैंप से न्यूज आई थी कि आकाशदीप सिंह अब फिट है खेलने के लिए, आवेश खान अब फिट है, शार्दुल ठाकुर अब फिट है। तो जब हमने प्री सीजन में रिव्यू में बोला था कि लखनऊ की बॉलिंग में कुछ ज्यादा वो दिख नहीं रहा है, डेप्थ दिख नहीं रही है, अब उनके पास 3 इंडियन गेंदबाज है जो अच्छी खासी बॉलिंग कर सकते हैं, उनके पास अच्छे स्पिनर्स है। तो अगर बात की जाए, अगर जहीर खान का कुछ मान के अगर लखनऊ के क्यूरेटर लखनऊ की पिच बनाते और पंजाब की नहीं बनाते, तो आई थिंक मुंबई पे वो दबाव डाल सकते। उनके पास स्पिनर्स तो है। अरे कुछ कोई आगे, कुछ तो कुछ आप बोलने वाले थे कुछ। मेरे को रोहित की बैटिंग के बारे में कुछ बोलना था। मेरा ये मानना है कि आप रोहित शर्मा से एक्सपेक्टेशंस कम रखिए। थ्रू आउट द सीजन आप जितनी ज्यादा उनसे एक्सपेक्टेशंस रखेंगे आप उतना हर्ट होंगे। तो उनसे मत रखो उम्मीद कोई। जब उन्हें रन मारने होंगे वो मार देंगे, वो बड़े खिलाड़ी हैं, उनको पता है कैसे कमबैक करना है ऐसे टूर्नामेंट में, और उनको रन्स कैसे मारने, ही फाइंड हिज वे। तो जहाँ तक आप लखनऊ की स्पिन बॉलिंग के बारे में बात कर रहे थे, तो काफी कारगर साबित हो सकती है कल के मैच में। एम सिद्धार्थ जैसे बॉलर हैं जो काफी कंसिस्टेंट मैं बोलूंगा रहे हैं। अ, इस सीजन के पहले उनको बहुत कम लोग जानते थे, बट जिस तरीके का उनका प्रदर्शन रहा है तो काफी इंपॉर्टेंट प्लेयर हो जाते हैं। रवि बिश्नोई भी आई थिंक इतने अच्छे दिखे नहीं है इस सीजन में, बट कल उनका रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, बिकॉज अगर कल वो जीतते हैं, कल हम्म। लखनऊ जीतती है, तो उनकी स्पिन बॉलिंग बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाली है अगर उन्हें मैच जीतना है तो। और रही बात मुंबई के बॉलिंग की, हमने देखा कि जब मुंबई में मैच हुई थी तो ट्रेंट बोल्ट और दीपक चहर दोनों ने काफी अच्छे से गेंदबाजी करी थी पावर प्ले में, बट वो सेम कंडीशन उनको नहीं मिलेंगे। जितना सुनने में आया है, वो एक ब्लैक सॉइल पिच पे खेलने वाले हैं जहाँ पे इतना बाउंस नहीं होगा जितना वानखेड़े में होता है। तो कोशिश उनकी यही रहेगी कि पहले 2-3 ओवर में अगर 1-2 विकेट चटकाए, तो निकलेश पूरन को अगर फास्ट बॉलिंग के रहते पिच पे लाया जाए तो मुंबई के लिए बेहतर रहेगा। क्योंकि अगर निकलेश पूरन पावर प्ले के बाद आते हैं और मिच सैटनर, नमन धीर या विल जैक्स या मुजीबुर रहमान जो भी स्पिनर रहते हैं मुंबई के, उनके खिलाफ अगर बल्लेबाजी करेंगे तो वो सिर्फ छक्के मारेंगे। तो एक डेंजर मुंबई के अगर पर्सपेक्टिव से सोचा जाए तो ऋषभ पंत और निकलेश पूरन दोनों ही डेंजर साबित हो सकते हैं। और रही बात अगर सेम चीज अगर लखनऊ की गेंदबाजी के तरीके से सोचे, तो मुंबई की बैटिंग लाइनअप में अगर आप देखें तो आप विल जैक्स और रैन रिकल्टन दोनों ने रन बनाए, सूर्य कुमार और तिलक वर्मा ने भी रन बनाए हैं, और हार्दिक एक कमबैक करने की चाह रखेंगे ये मैच में। तो ऑल इन ऑल दोनों बैटिंग लाइनअप दोनों फॉर्म में लग रहे हैं, और जो लोग फॉर्म में नहीं है वो जल्द से जल्द फॉर्म में आना चाहेंगे। तो क्या लगता है कि क्या कॉन्टेस्ट होगा? टॉस जीत के क्या करना चाहिए, कौन जीतेगा? पॉज करके चेज ही करना चाहिए आइडियली। लेकिन मुझे लगता है जो कॉन्टेस्ट डिसाइड होगा वो है लखनऊ की बॉलिंग एंड मुंबई की बैटिंग। मुझे वही लगता है कि अनुभव थोड़ा कम है लखनऊ के बॉलर्स के पास। करेक्ट। एंड अगर रायन रिकल्टन जो पिछले के मैच में थोड़े फॉर्म में थे,
अगर वो वही चीज एक आना में कर पाएंगे तो फिर उनके लिए बहुत बढ़िया होगा। एंड एक इम्पोर्टेंट स्टार्ट रहेगा पावर प्ले में, तो जो बाकी के बल्लेबाज है वो फ्रीली खेल पाएंगे एंड अच्छे खासे रन कर पाएंगे। लखनऊ के लिए चेस करना बहुत बेटर होगा। अ, पूरे पूरा दारोमदार होगा इस मैच का। पंत का पता नहीं, फॉर्म में आ सकते हैं नहीं भी आ सकते हैं, बट हाँ, इम्पोर्टेंट गेम फॉर लखनऊ। तो अगर बात करें, सिर्फ अगर रोहित शर्मा की बात की जाए, हमने देखा कि पिछले 3 इनिंग्स में उन्होंने मिलके 0, 8 और 13, 21 रन बनाए। और तीनों बार इंडियन बॉलर्स के सामने आउट हुए। और कल भी लखनऊ में तीनों इंडियन बॉलर है और तीनों ने इंटरनेशनल खेल रखा है। तो क्या रोहित शर्मा का माइंडसेट ये होगा कि क्या मैं डोमिनेट करने जाऊं इन बॉलर्स को, या मैं थोड़ा अपना टाइम लेके फिर इनिंग्स बिल्ड करूं? बट देन अगेन ये सवाल आता है कि क्या वो रवि बिश्नोई के सामने टिक पाएंगे? देखिए, जहां तक मुझे लगता है रवि बिश्नोई पावर प्ले में बॉलिंग करने तो नहीं आएंगे। आ, उस हिसाब से अगर देखा जाए तो रोहित का अप्रोच यही रहना चाहिए कि उनको पहली बॉल से तो मैं नहीं बोल सकता, बट पहले ओवर से थोड़ा अटैक करने की सोच रखनी चाहिए, इंटेंट रखनी चाहिए, जैसे उन्होंने पहले भी दिखाया है। और जब वो इंडियन टीम के लिए खेलते हैं तो वो एक अटैकिंग इंटेंट के साथ जाते हैं। तो उन्हें यही इंटेंट के साथ आईपीएल में भी खेलना होगा, बिकॉज आगे आने वाले जो प्लेयर्स हैं वो स्पिन अच्छा खेलते हैं। अगर आप नमन धीर की बात करें, सूर्य कुमार यादव की बात करें, तिलक वर्मा की बात करें, तीनों बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं स्पिन के खिलाफ। हार्दिक भी। तो मैच मैच वहीं पे डिसाइड होगा। तो रोहित शर्मा का अप्रोच यही होना चाहिए कि आप बिना डरे आप जाएं, रन्स बनाएं, बिकॉज बैटिंग आपकी डेप्थ काफी है, तो आपको उसकी चिंता नहीं होनी चाहिए। तो बड़े कल विनम्रता से कह रहा हूँ कि अगर ड्रीम इलेवन पे टीम बना रहे हो आप, तो रोहित शर्मा और रवि बिश्नोई को छोड़ के बनाओ। तो अगर बात की जाए कि अगर कल कौन जीतेगा, और आपके लिए कल कौन सा प्लेयर रहेगा जिस पे आप अपनी नजरें बनाए रखेंगे? हाँ, मुंबई लग रही है शायद कल जीत सकती है, क्योंकि उनका फॉर्म बहुत बेहतर है पिछले गेम में। एंड प्लेयर मैं कहूँगा ऋषभ पंत। मुंबई की ओर से? मुंबई के ओर से लेट्स से अश्विनी कुमार। इंटरेस्टिंग चॉइस। कुशाल रसवानी? मुंबई की तरफ से मैं तिलक वर्मा को चुनने वाला हूँ प्लेयर टू वॉच आउट फॉर। और लखनऊ की तरफ से आई वुड गो फॉर शार्दुल ठाकुर। देखना ये होगा कि वो रोहित शर्मा के खिलाफ कैसी बॉलिंग करते हैं पावर प्ले में। और जीतेगा कौन? मुझे लगता है मुंबई के जीतने के चांसेस ज्यादा हैं, क्योंकि अभी जीत के आ रहे हैं पिछले मैच से, तो काफी कॉन्फिडेंस रहेगा। मेरे लिए आई थिंक मैं भी तुम दोनों से सहमत हूँ तुम्हारी बातों से कि मुंबई को जीतना चाहिए। बट सिंस आप दोनों ने मुंबई का नाम ले रखा है तो आई वुड चूज लखनऊ। और रही बात मैं किस खिलाड़ी को कल अच्छे से खेलते हुए देखना चाहूंगा, मुंबई की ओर से मैं देखना चाहूंगा मिचेल सैटनर को। क्योंकि उनको पहली बार ऐसी पिच मिलेगी आफ्टर चेन्नई जहां पे वो अपना प्रदर्शन दिखा सकते हैं और विकेट ले चटका सकते हैं। और अगर उन्होंने निकलेस पूरन की विकेट चटका ली तो फिर तो मैच अपने हाथ में ही है। और उधर उधर की तरफ से आई वुड लाइक टू सी एडन मार्करम। क्योंकि उनको स्टार्ट्स मिल रहे हैं बट वो बड़े रन्स नहीं बना पा रहे, और कल की मैच में आई थिंक उनके पास टाइम भी रहेगा। साम अपोनेंट भी ऐसा है जहाँ पे उनकी बॉलिंग उनको पता है कि डिफिकल्ट रहेगी, तो टाइम लेके खेलेंगे। तो गाइस, हम धन्यवाद कहना चाहूँगा मैं कि आपने हमारी इस हिंदी वाली वीडियो को इतना प्यार दिया, इतना मुस्कुरा के देखा, इतने दर्द भरे कानों से सुना। अ, हम कल वापस आएंगे इसी टाइम पे आपके लिए आज के मुंबई और लखनऊ के मैच का रिव्यू लेके आएंगे और होने वाली मैचेस का प्रीव्यू लाएंगे। धन्यवाद।